हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ऑफ द वीकली करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास के अंदर हम अक्टूबर मंथ के वीक 5 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं थ्रू एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो छोटा सा एक पहले से पैटर्न बता देते हैं बच्चे जो स्टूडेंट्स नए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पूरे लास्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ-साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बार सेट किया गया कि आपने मिनिमम 37 करेक्ट करने हैं और जो फर्स्ट या सेकंड टाइम क्लास के अंदर आ रहे हैं, मुझे आप सभी के लिए मिनिमम 33 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करने हैं। साथ-साथ मैं जैसे-जैसे क्वेश्चन दिखाऊँगा तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में करते हुए चलेंगे, ठीक है? टाइम मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस वो नहीं होंगे, उनसे अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछूँगा। क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी होंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते हुए चलें। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। होप आप सभी ने अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन है कि दैट एनसीईआरटी एडवांस बैच 2025-26 जो है वो लॉन्च किया जा चुका है बच्चे बाय द परचम क्लासेस। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इको, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बच्चे एक कंप्लीट जो है यहाँ पर पैकेज आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज द एनसीईआरटी एडवांस बैच, जिसमें आपको लाइफ टाइम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये कोर्स जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको परचम की ऐप पर जाना पड़ेगा और इसी के अलावा ऑल इन वन स्टेट पीएससी कोर्स जो है वो भी लेकर आए हैं। इसके अंदर आपके स्टेट पीएससी एग्जाम्स में प्री और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग से बैच, बिहार के लिए अलग से बैच, मध्य प्रदेश के लिए अलग से बैच, एक ही कोर्स। और एक ही कोर्स के साथ अगर आप 15 स्टेट पीएससीज़ को कवर करना चाहते हैं, तो बच्चे आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यस यहाँ से आप कर सकते हैं, बिहार की कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की कर सकते हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, टोटल 15 स्टेट्स हैं जो आप इस एक कोर्स के साथ जो है कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और ये सब चीज़ों के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा? तो आपको जाना पड़ेगा परचम की ऐप के ऊपर। तो बच्चे ये रहे क्यूआर कोड्स, ऊपर वाला जो है वो आईओएस के लिए और नीचे वाला जो हमारे पास है दैट इज़ फॉर दी एंड्रॉयड ऐप्स। तो एंड्रॉयड ऐप के लिए, आईओएस के लिए आप यहाँ पर से स्कैन कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द कोर्सेज़ अगर आप पूछना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस करेक्ट होंगे और कितने आपके करेक्ट नहीं होंगे। साथ-साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर करते चलना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक ऑब्जर्व किया जाएगा? ए, बी, सी और डी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर ला दीजिए। मैं आपको ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स का टाइम दूँगा हर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, ठीक है? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 ये स्टार्ट होने वाला है 27th ऑफ द अक्टूबर से और चलेगा सब अप टिल 2nd ऑफ द नवंबर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ए आंसर किया है, बच्चे बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। 27th ऑफ द अक्टूबर से 2nd नॉट 22nd, 2nd ऑफ द नवंबर 2025 तक चलने वाला है हमारे पास विजिलेंस अवेयरनेस वीक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्यों न्यूज़ में था विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 27th ऑफ द अक्टूबर से 2nd ऑफ द नवंबर तक ये चलने वाला है। और लिखा क्या हुआ देखिए, पार्टिसिपेट इन द फाइट अगेंस्ट द करप्शन, टेक इंटीग्रिटी प्लेज। करप्शन के अगेंस्ट जो है बच्चे पूरा का पूरा कैंपेन एक वीक के लिए चलने वाला है। तो न्यूज़, तो द थीम वाज, इस बार के जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है तो इसकी थीम याद रखिएगा, वो था विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So every year Vigilance Awareness Week is observed in the week in which was the birthday of the Bharat Ratna सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो बर्थ ईयर है, बर्थ डे है, ठीक है, तो बर्थडे के वीक पूरा जो है हम क्या करते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डअप, द 3 month कैंपेन ऑन द प्रिवेंटिव विजिलेंस इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 18th ऑफ द अक्टूबर 18th ऑफ द अगस्त टिल 17th ऑफ द नवंबर 2025। तो किनसे रिलेटेड है विजिलेंस अवेयरनेस वीक? याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहाँ पर बच्चे वर्ड आ रहा है सरदार, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी तो बता सकते हैं आप
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कौन से सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, किन्होंने दिया था? ईयर के साथ बताना मुझे, ये सत्याग्रह था और इस ईयर के अंदर सर ये सत्याग्रह हुआ था और तभी इन्हें जो है सरदार का टाइटल जो है वो दिया गया था। ठीक है? आगे, तो विजिलेंस की बात करें तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, दैट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। So it is the apex integrated vigilance body, independent, autonomous and responsible to the parliament। अब छोटा सा पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं दैट हमारे पास जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये लाया गया था? तो 1964 के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ के सांथनम कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में सिंगल डे एग्जाम्स के अंदर काफी बार ये पूछा गया है दैट सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया था? ठीक है, तो के सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद लाया गया था। 1964 के अंदर बनाया गया था लेकिन ज्यादा पावर्स नहीं थी, तो 2003 के अंदर इसे जो है बच्चे सीवीसी एक्ट लाकर स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। जब मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ तो सीवीसी के अंदर एक हमारे पास होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विथ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीक्स, इंपॉर्टेंट डेज इस वीक के अंदर कौन कौन से थे? तो 27th ऑफ द अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। देन 29th ऑफ द अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटरनेट डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट। नेक्स्ट 30th ऑफ द अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सेविंग डे, इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और 31st ऑफ द अक्टूबर वर्ल्ड सेविंग डे ग्लोबली जो है बच्चे वो सेलिब्रेट किया जाता है। 31st ऑफ द अक्टूबर वर्ल्ड सिटीज डे, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड है नेशनल यूनिटी डे? आने दो कमेंट सेक्शन के अंदर ये आंसर्स। नेक्स्ट राज्योत्सव, राज्योत्सव डे या फिर हम जिसे बोल देते हैं कर्नाटका फॉर्मेशन डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ द नवंबर। हरियाणा डे 1st ऑफ द नवंबर एंड ऑल सेंट्स डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ द नवंबर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, consider the following statements about the nutrient based subsidy। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्कीम इज प्रोवाइड दिस फिक्स सब्सिडी पर किलोग्राम ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट, इट अप्लाइज टू द ऑल फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग द यूरिया। और आप बताएंगे यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्कीम है हमारे पास न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, और आप बताएंगे यहाँ पर क्या ये सभी फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग यूरिया पर एप्लीकेबल है, और इसमें क्या बच्चे न्यूट्रिएंट के बेसिस के ऊपर कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने किलोग्राम से, उस बेसिस के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर बताएंगे आप ए, बी, सी और डी। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ये आंसर इज करेक्ट पूछा, ध्यान रखना, इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट है। जो एनबीएस स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, तो बच्चे ये सभी फर्टिलाइजर्स पर एक्सक्लूडिंग यूरिया है, यूरिया के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये पढ़ते हैं जरा स्कीम के बारे में। तो कैबिनेट इंक्रीजेस द पी एंड के, दैट इज फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर विंटर क्रॉप्स। तो न्यूज ये थी कि दैट यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम रेट्स फॉर रबी सीजन 2025-26 ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक, दैट इज फास्फोरस और पोटेशियम वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, इंश्योर देयर स्मूथ अवेलेबिलिटी फार्मर्स एट अ अफोर्डेबल प्राइस। नाउ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है क्या? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है मतलब कंप्लीटली सेंटर गवर्नमेंट का बर्डन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ जो है बच्चे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डोनेशंस या फिर फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। दैट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स व्हिच प्रोवाइड्स फिक्स सब्सिडी पर किलोग्राम। तो फिक्स सब्सिडी मिलेगी पर किलोग्राम के हिसाब से जौन से भी न्यूट्रिएंट्स आप यूज करने वाले हैं फार्मर्स को, ये बोला जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एन, पी, के और एस, ठीक है, तो इन फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स इंश्योरिंग द अफोर्डेबल एक्सेस टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2010 के अंदर, रिप्लेसिंग द अर्लियर प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी सिस्टम फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। तो ये जो स्कीम है बच्चे एनबीएस स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ये यूरिया के ऊपर नहीं है। यूरिया के गवर्नमेंट की तरफ से
जनरली जो है वो एक प्राइस पहले से सेट किया होता है। यूरिया के अलावा जो नॉन यूरिया के फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। नाउ implementation organization, it is administered by the Department of Fertilizers under the Ministry of Chemicals and Fertilizers of Government of India. तो मेन एम इस स्कीम को लाने का था टू मेक फार्म फर्टिलाइजर्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइजेस टू द फार्मर्स। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो फार्मर्स के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फार्मर्स को इन द बेसिस ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी। So to promote the balanced fertilizer use on the soil and crop requirement, to encourage the fertilizer industry to adopt efficiency and cost effectiveness and competition. Now key features. So the subsidy is based on the nutrient content. में हम देखते हैं कि फिक्स सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है पर किलोग्राम। कितने आप जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर सल्फर के न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर जो है बच्चे आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नॉट ऑन दी प्रोडक्ट सब्सिडी, किलोग्राम्स के हिसाब से जो है कि कितना आप जो है न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रीडम इन एमआरपी फिक्सेशन, तो फर्टिलाइजर्स कंपनी कैन सेट मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस रीजनेबली monitored by the governments. Next coverage applies to the 28 grades of the P and K fertilizers, including the DAP, that is diammonium phosphate, and NPKs grades. Special support, so government may announce special package, for example for the DAP or above NBS rates to stabilize the prices amid the global volatility. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली फार्मर्स को छोड़ देती है कि अपने आप ही जो है मार्केट प्राइस के ऊपर फर्टिलाइजर्स लीजिए। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो है फर्टिलाइजर्स के प्राइस ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है फर्दर और सब्सिडीज़। कैसे करते हैं? डीएपी के ऊपर और सब्सिडी देते हैं, तो फार्मर्स को कम प्राइस के ऊपर बच्चे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जब मैं यूरिया की बात करता हूँ, तो यूरिया रिमेन्स अंडर द स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल। यूरिया के ऊपर ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। यूरिया के गवर्नमेंट की तरफ से एमआरपी जो होती है वो फिक्स की जाती है, और ये लास्ट ऑलमोस्ट जो है 2018 से फिक्स ही चल रही है। बट इंडिया के अंदर आपको यूरिया चाहिए तो 242 रुपीज़ पर 45 केजी ऑफ बैग जो है वो आपको मिलने वाला है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, जस्टिस सूर्यकांत विल assume the charge as the 53rd Chief Justice of India on 24th of the November. He was the member of the bench that upheld the one rank one pension scheme as the constitutionally valid. और इनकी तरफ से ऑर्डर किया गया था 33% रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन्स इन द बार एसोसिएशन, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। यू हैव टू टेल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लास्ट 3 जो हमारे चीफ जस्टिस थे 51, 52nd एंड 53rd, 51st, 52nd और 53rd चीफ जस्टिस के नेम लिखेंगे। अब क्या बच्चे, एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि दैट 53rd चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस सूर्यकांत जी को अपॉइंट किया जाएगा। यस और नो? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। और जस्टिस सूर्यकांत जी जो थे वही मेंबर थे जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एस्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर पूरी हियरिंग की गई थी ऑफ द वन रैंक वन पेंशन, उसका पार्ट थे। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ही वाज पार्ट ऑफ दैट बेंच। नेक्स्ट, इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर जब मतलब यही थे जुडिशियल बेंच के अंदर, जब ये एक्चुअल में 33% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन द बार एसोसिएशन ये भी ऑर्डर पास किए गए थे। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर आपका जो बन जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। तो आइए न्यूज़ देखते हैं क्या चल रही है न्यूज़ हमारे पास। तो इमेज देखिए बच्चे, इमेजेस याद रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जस्टिस सूर्यकांत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 24th ऑफ द नवंबर को ओथ लेने वाले हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएँगे कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो वो ओथ उन्हें कौन दिलवाएँगे? हू एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 24th ऑफ द नवंबर से बनने वाले हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, और इनकी टेन्योर रहने वाली है 24th ऑफ द नवंबर 2025 से लेकर 9th ऑफ द फेब 2027 तक, जब तक इनकी एज 65 नहीं हो जाती। नेक्स्ट, ये सक्सीड करेंगे बच्चे जस्टिस बी आर गवई जी को, जो कि है हमारे पास 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फ्रॉम द जस्टिस सूर्यकांत, जैसे कि he was the part of the bench that kept the sedition law. Next, he directed the election commission to reveal 65 lakh excluded voters from Bihar.
He ordered 33% reservation for women in bar associations. इन्हीं के बेंच के द्वारा वन रैंक वन पेंशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था। हेयरिंग केसेस ऑफ द वुमेन ऑफिसर सीकिंग पैरिटी इन द परमानेंट कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन वुमेन्स को दिया जाना चाहिए। केस के अंदर भी ये जज थे। एंड सिमिलरली ऑन दी 7 जज बेंच दैट ओवररूल्ड द 1977 AMU रूलिंग अलाउइंग द रिकंसिडरेशन ऑफ द AMU's माइनॉरिटी स्टेटस। ऑल्दो अभी पुराना हो गया ये करंट अफेयर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उस बेंच के अंदर भी जस्टिस सूर्यकांत जी जो थे वो पार्ट थे। ठीक है? ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी तरफ से, और ये बनने वाले हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रोसेस कौन सा होता है, कौन से सिस्टम के थ्रू, बच्चे मुझे बताइए कि दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है? कमेंट सेक्शन में आने दो। चीफ जस्टिस से रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, the newly announced 76th district, that is the Kalyan Singh Nagar, Uttar Pradesh, will be carved out from the which of the following district? तो अभी तक 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, और 76 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब अनाउंस की गई है, और उसका नेम होगा कल्याण सिंह नगर। कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके एरिया को लिया जाएगा और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी? 76 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज दी कल्याण सिंह नगर। ए, बी, सी और डी। और अगर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, देश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, साथ साथ बताते चलो। तो नहीं उत्तर डिस्ट्रिक्ट से तो भी बता दें। जी, कौन सी बच्चे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे एरिया लिया जाएगा और कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा? तो 76 डिस्ट्रिक्ट बनने वाली है उत्तर प्रदेश की, और अलीगढ़ और बुलंदशहर का जो एरिया है उसे इकट्ठा किया जाएगा, कुछ लिया जाएगा और एक नई जो है डिस्ट्रिक्ट जा रही है, दैट इज दी कल्याण सिंह नगर। आंसर इज ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश टू क्रिएट कल्याण सिंह नगर इट्स 76th डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, जिसका नेम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर। इन्हें ऑनर करने के लिए तो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी को ऑनर करते हुए तो अलीगढ़ और बुलंदशहर से कुछ एरिया लिया जाएगा और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। तो जो कल्याण सिंह थे तो इनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं, 1991, 92 के अंदर और 1997 से लेकर के अंदर। क्लियर हुआ? और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अब कितनी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश? 76 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट, जीसी जीजे नॉट सी जीजे 251C न्यूज़ क्लासिफाइड एज़, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। जीजे 251 न्यूज़ में था, किस वजह से न्यूज़ में था? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी इस वजह से न्यूज़ में था बच्चे, जीजे 251C। और आपका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए। तो हमें एक सुपर अर्थ मिला है। और इंटरेस्टिंग बात, इस अर्थ के ऊपर हो सकता है कि लाइफ भी एग्जिस्ट कर सके, ऐसी कंडीशंस हमें मिल रही हैं। गोल्डीलॉक्स ज़ोन के अंदर हमें अर्थ मिला। अब सुपर अर्थ बोले तो मतलब अर्थ से साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए ज़रा देखते हैं न्यूज़ क्या है। साइंटिस्ट डिस्कवर अ सुपर अर्थ दैट इज़ GJ 251 की जस्ट 20 लाइट ईयर्स अवे। सर लाइट ईयर्स क्या होता है बच्चे? ये बताइए। डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसे कैलकुलेट कर रहे हैं? थ्रू लाइट ईयर्स। 20 लाइट ईयर्स दूर है हमारे पास एक सुपर अर्थ, जिसका अभी हमने नेम रखा है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड पोटेंशियली अ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट, तो जिसका नेम रखा गया दैट इज दी J 251C इज लोकेटेड 20 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसका जो साइज है दैट इज ग्रेटर देन अर्थ, बट नेपच्यून जो है उससे छोटा साइज है। मास की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के मास से 4 टाइम्स ज्यादा मास है और इज लाइकली रॉकी इन द कॉम्पोजिशन। नाउ ऑर्बिट, इट लाइज विद इन द हैबिटेबल जोन दैट इज द गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है। यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पर वाटर जो है बच्चे वो लिक्विड स्टेट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, डिस्कवरी इंस्ट्रूमेंट्स टू हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर दैट इज HPF नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ऑन द हॉबी एबरली टेलीस्कोप मैकडोनल्ड ऑब्जर्वेटरी टेक्सास। तो यहाँ से जो है इसे हमने डिटेक्ट किया है। सिग्निफिकेंस, इट इज अमंग द क्लोजेस्ट पोटेंशियली लाइफ सपोर्टिंग एक्सोप्लैनेट्स नोन, स्ट्रेंथन द सर्च फॉर द अर्थ लाइक वर्ल्ड अराउंड द नियर बाय स्टार्स। तो इससे हमारी जो रिसर्च है कि अर्थ जैसे और भी प्लैनेट्स हो, और ज़्यादा हम जो है बच्चे वो रिसर्च करेंगे कि मिल सकते हैं अर्थ जैसे और भी हमें प्लैनेट्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ
Which country was formally admitted as the 11th member of the ASEAN at the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur? 11th member of ASEAN कौन सी कंट्री बनाया गया? ए, बी, सी और डी। बहुत इजी है। इनकी कैपिटल और हमारी कैपिटल बोलने में सेम सी, बट लिखेंगे ना हिंदी के अंदर तो नेम अलग आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेम अलग आएगा, वरना इजीली आप सेम सेम आंसर जो है बच्चे दैट इज और लेस थे, या फिर जिसे हम ईस्ट तैमूर बोलते हैं। तो ये बन गया है लेटेस्ट मेंबर ऑफ आशियान ग्रुपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईस्ट तैमूर फॉर्मली जॉइन्स द आशियान एज द 11th member. So Timur Laste, also known as the Timur, officially the Democratic Republic of Timur Laste, becomes the 11th member of ASEAN group. 1990s के बाद ये पहली बार जो है इसमें आप पर की गई है। तो ईस्ट तैमूर को इंडिपेंडेंस दी गई थी इन 2002 एंड इट इज द वन ऑफ द यंगेस्ट रिपब्लिक्स द अर्थ। तो ये रहा हमारे पास बचे तैमूर लास्ते। ये हमारे पास है इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर की तरफ तैमूर सी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो जाता है। इनकी जो कैपिटल है तो इनकी कैपिटल है हमारी है दिल्ली, ये दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, who has been recognized by the World Food Prize Foundation as the one of the 2025 top agri-food pioneers. तो वर्ल्ड फूड प्राइज की तरफ से किन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वन ऑफ द टॉप एग्री फूड पायोनियर्स फॉर 2025? बहुत फेमस शेफ हैं, बचपन की पूरी यादें जो हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। कौन थे बच्चे? ए, बी, सी और डी। और आंसर जो है दैट इज संजीव कपूर। डी इज द करेक्ट आंसर। संजीव कपूर इज द करेक्ट आंसर। तो संजीव कपूर सभी ने देखा होगा, इन्हें देखकर बॉयज ने भी कुकिंग स्टार्ट कर दी। नया कुछ ही नहीं बनाया, कुछ एक्सपेरिमेंट ही किए थे सिर्फ। चलो आ जाओ इधर। सेलिब्रेटेड शेफ, ऑथर एंड पद्मश्री अवॉर्डी संजीव कपूर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन एज वन ऑफ इट्स 2025 टॉप एग्री फूड पायोनियर्स। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है बच्चे फाउंड की गई थी बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोलते हैं। 1986 के अंदर ये फाउंडेशन जो थी एस्टैब्लिश की गई थी और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो यूएसए के अंदर हैं। ठीक है, आगे। Who has been appointed as the chairperson of 8th Central Pay Commission? 8th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन बताइए। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव की थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इनके बेसिस के ऊपर 8th फाइनेंस मेरे पास 8th पे कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस बताएंगे और आप बताएंगे मुझे चेयरमैन। और एक बार 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस मानी गई, बहुत अच्छी जो है बच्चे गवर्नमेंट्स की जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ उनकी सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जल्दी से जल्दी पढ़ लो, गवर्नमेंट की जल्दी जॉब्स जॉइन कर लीजिए और जैसे ही आप जॉइन करेंगे साथ ही 8th पे कमीशन भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सही मज़े हैं, या नहीं? आ जाओ, इधर बताइए मुझे दैट सेंट्रल पे कमीशन 8th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन, और आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, राइट, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो इन्हें अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। आंसर इज ऑप्शन बी। तो सेंटर अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है कि ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। ऐसे जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताई गई हैं इन्हें। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, चेयरमैन होंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। के अलावा और मेंबर्स कौन से? तो बच्चे पार्ट टाइम मेंबर हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोफेसर पुलक घोष, और मेंबर जो हैं दैट इज़ द पंकज जैन, पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। तो इन्हें अनाउंस किया गया था जनवरी 2025 के अंदर और अक्टूबर के अंदर किया गया है। पे कमीशन क्या करता है? तो पे कमीशन बताता है कि दैट कितनी सैलरीज़ जो है वो इंक्रीमेंट होनी। इन्फ्लेशन हो चुकी है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी सैलरीज़ कैसे एडजस्ट की जाए, रिकमेंडेशंस जो यहाँ पर दी जाती हैं। तो फंक्शंस एंड मैंडेट,
It reviews the pays, allowances and pensions of the central government employees, ensures physical prudence and balance with the economic conditions, maintain the equity across the central services, public sector undertakings and private sector, assess the impact on the state finance और coordinated implement। तो मैं टेन्योर की बात कर रहा हूँ तो रिपोर्ट्स जो है विदिन 18 मंथ्स जो है बच्चे वो कंप्लीट की जाती है। अभी स्टार्टिंग के अंदर जो है कि इंटरिम रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इट कवर्स ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस फोर्सेस, इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड यूटी स्टाफ। ठीक है, तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर इसमें कवर किए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो 1 जनवरी 2026 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और continuing decade long CPC cycle since first of the CPC that was in 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन और आप बताएंगे इनमें से किन्हें जो है बच्चे पोस्ट ह्यूमसली मतलब उनकी डेथ के बाद विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 प्रोवाइड किया गया है। ए बी सी और डी। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द विज्ञान रत्न 2025 पोस्ट ह्यूमसली? आंसर इज फिजिक्स से रिलेटेड हैं। कौन है जिन्हें अवार्ड दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नालेकर जी हैं बच्चे, जिन्हें विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 प्रोवाइड किया गया उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ये हमारे पास है प्रोफेसर जयंत विष्णु नालेकर, जिन्हें की विज्ञान रत्न 2025 अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दैट इज इंडियाज पद्म स्टाइल नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिफिक एंड एक्सीलेंस, जो कि टोटल 24 इंडिविजुअल्स और 1 टीम अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस साल विज्ञान रत्न जो है दैट इज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ये प्रोवाइड किया गया था टू दी प्रोफेसर जयंत विष्णु नालेकर। और जो विज्ञान टीम का अवार्ड है बच्चे वो दिया गया था CSIR अरोमा मिशन टीम को फॉर देयर एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो सेम जैसे कि हम पद्म अवार्ड्स देते हैं वैसे ही हम इन्हें भी देते हैं। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, सिमिलरली इधर भी आपको ये सेम कैटेगरीज मिल जाती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू ऑनर द एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इंडिया के जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबको हम चाहते हैं कि ऑनर किया जाए इन अवार्ड्स के थ्रू। एलिजिबिलिटी तो आप या तो साइंटिस्ट होंगे या टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, इनोवेटर्स होंगे फ्रॉम पब्लिक और सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। या आपको बच्चे इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल्स हैं जो कि अब्रॉड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू इंडिया ऑल्सो एलिजिबल। आप इंडियन हैं लेकिन आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, तो भी आपको जो है बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं आप फॉर द विज्ञान पुरस्कार। कैटेगरीज़ तो विज्ञान रत्न अवार्ड आपको मिलता है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। विज्ञान श्री जैसे कि पद्मश्री तो दिया जाता है फॉर द डिस्गाइज्ड कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर दैट इज फॉर द साइंटिस्ट जिनकी एज युवा है, युवा मतलब 45 ईयर से कम की एज है। देन विज्ञान टीम, ये टीम को अवार्ड दिया जाता है फॉर द टीम्स जहाँ पर कम से कम 3 मेंबर्स हों विद एक्सेप्शनल कोलैबोरेटिव वर्क। तो टोटल हमारे पास 13 फील्ड्स हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनमें ये जो है टोटल 13 डोमेन्स के अंदर ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे of the following is said to become the first Indian women to race Ferrari in an international championship? कौन बनेगी यहाँ पर पहली इंडियन वुमेन जो कि फरारी को ड्राइव करेंगे एट द ग्लोबल स्टेज? ए, बी, सी और डी। तो इजी आंसर है, तो वन लाइनर है बच्चे, वन लाइनर को वन लाइन जैसे ही रखेंगे, सो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायना पुंडोल जो है वो बनने वाली है फर्स्ट इंडियन जो कि फरारी को ड्राइव करेंगे एट द ग्लोबल स्टेज। तो डायना पुंडोल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वीमेन इन ग्लोबल फेरारी रेस। इमेज देखिए और याद रखेंगे। तो she will compete in the Ferrari Club Challenge Middle East from November up till April 2024. Pundol became the first Indian woman to win a national racing championship, winning MRF saloon car title. सिंपल वन लाइनर है तो वन लाइनर जैसे इसे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, क्वेश्चन जो है 11th नंबर क्वेश्चन, CMS-03 सैटेलाइट इज डिजाइंड प्राइमरीली फॉर विच पर्पस?
रिसेंटली इसरो की तरफ से CMS-03 को लॉन्च किए जाने की बातें थी। बताएँगे किस वजह से जो है बच्चे यूज़ की जाएगी CMS-03 सैटेलाइट? ए, बी, सी और डी। CMS-03 तो CMS-03 अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है, मिलिट्री और कम्युनिकेशन, नेविगेशन के लिए, सिविल कम्युनिकेशन। तो ये हमारी तीनों सर्विसेज़ एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के लिए यूज़ की जाएगी। ये मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए है सैटेलाइट जो यूज़ की जाएगी, ठीक है? नाम याद रखिएगा CMS-03। तो ISRO to launch CMS-03 satellite in November, says the chairman, that is Narayanan. So ISRO will launch the CMS-03 military communication satellite in November abroad from LVM-3 from Sriharikota. ये रिप्लेस करने वाली है सैटेलाइट दैट इज GSAT-7A को, एनहांसिंग द सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी। तो अब मिलिट्री पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप नहीं चाहते कि आर्मी जो आर्म्ड एनिमी स्टेट्स हैं, वो ईज़िली इसे जो है हैक कर लें। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि दैट सैटेलाइट के अंदर मल्टी बैंड्स हैं। KU बैंड है, KA बैंड है और UHF बैंड है, इसे आपको मिल जाएगा। डेटा रेज़िलिएंट एंड जैम प्रूफ लिंक्स। तो ये सैटेलाइट कवर क्या करेगी? तो बच्चे कम्युनिकेशन के लिए अगर आप इंडियन ओशन के अंदर है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, तो आप ईज़िली इस सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। टोटल वेट जो है दैट इज़ अराउंड 4400 केजी और ये बनती है इसरो की हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसके अंदर आपको एन्क्रिप्टेड एंटी जैमिंग फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और इसे लॉन्च किया जाएगा LVM-3 के साथ, जिसे हमने चंद्रयान-3 को भी यूज़ किया था सेंड करने के लिए, ठीक है? जो लॉन्च व्हीकल है हमारे पास दैट इज़ LVM-3। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हू इज़ हेडिंग टू द 10 मेंबर कमिटी फॉर्म्ड टू री-इवैल्यूएट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ CPSEs। एक 10 मेंबर कमेटी एस्टैब्लिश की गई है और हम चाहते हैं कि अब ये जो हमारे पास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, इनके अंदर 2 कैटेगरीज़ और लेकर आते हैं। थोड़ी-सी इसमें चेंजेज़ करते हैं। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, कुछ चेंजेज़ की अब ज़रूरत हमें चाहिए। तो बताइए कमेटी जो कि 10 मेंबर्स की है, तो उसे लीड कौन करेंगे? अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, मिनी रत्न, महारत्न या फिर नवरत्न के अंदर कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, बस यही देख रहे हैं। अब नहीं, एक फर्दर कुछ चीज़ें ऐड की जाएँगी। अभी हम देखेंगे कि कौन से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। हो सकता है कि उनका भी जो टर्नओवर ज़्यादा ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है फ्यूचर के लिए। तो इसी वजह से हम रिक्लासिफाई करना चाहते हैं, हमारे ये जो कैटेगराइज़ेशन है, ठीक है? और इसे लीड करेंगे, तो इसे लीड करेंगे टीवी सोमानाथन जो ये हैं, वो लीड करने वाले हैं इस पूरी की पूरी कमिटी को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो गवर्नमेंट प्लान्स न्यू रत्न कैटेगरीज़ फॉर CPSEs। तो गवर्नमेंट to add new 2 Ratna categories to Maharatna, Navaratna and Mini Ratna category. Aim जो है to modernize the CPSEs, the global competitiveness and align with the vision 2047। तो 10 मेंबर की कमेटी जो है पैनल सेटअप किया गया जिसके अंदर लीड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और ये बजट 2026-27 से पहले इन्हें जो है ये इसकी रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। तो न्यू क्राइटेरिया जो कि उसके अंदर हम गवर्नेंस को भी लेकर चलेंगे, लीडरशिप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड, सस्टेनेबिलिटी, इन सभी चीज़ों को अलाइन करने वाले हैं। करंटली हमारे पास 14 नवरत्न है, 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ वो होती है जिनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का बच्चे मिनिमम 51% शेयर होता है। 51% मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा 100% तक भी हो सकता है। ठीक है? तो कंपनीज़ दैट आर अंडर द कंपनीज़ एक्ट इंक्लूडिंग दी सब्सिडीज़, ये सब जो है हमारे पास गवर्नमेंट का 51% शेयर होगा तो वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के अंदर आ जाएँगी। फिर वो अब क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्राइटेरिया बताएँगे कि अगर कोई नवरत्न है और नवरत्न से उसने महारत्न के अंदर अपने आप को कैसे जो है बच्चे वो कौन-सा क्राइटेरिया जिससे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम कंपनी जो कि एक नवरत्न थी टू इंटू अ महारत्न। आराम से कमेंट आप बताने वाले, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कुलू ट्राइब? कुलू ट्राइब जो है बच्चे, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इट इज़ अ इंडिजिनियस ट्राइब इन्हेबिटिंग द लाजू सर्कल ऑफ तिरप डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज उलू और लाजू नागा। सोसाइटी इज मैट्रियार्कियल इन नेचर, मैट्रियार्कियल मतलब जो फीमेल्स है वो डोमिनेट करती हैं, विद लीडरशिप पासिंग थ्रू द फीमेल लाइन। नेक्स्ट दे शेयर द सेम डायलेक्ट, रिलीजन एंड ट्रेडिशन अक्रॉस द बोथ इंडिया एंड म्यांमार। और आप बताएंगे यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है पूछना, मैंने ध्यान रखना। बताइए, एक ऑपरेशन था असम राइफल्स की तरफ से लॉन्च किया गया, तो उसी वजह से न्यूज में थी उलू ट्राइब। ए बी सी और डी। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैट्रियार्कियल सोसाइटी नहीं है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है यहाँ पर उलू ट्राइब की। तो आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले ऑपरेशन याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी तरफ से लॉन्च किया गया। तो असम राइफल्स की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लॉन्च किया गया। इसके अंदर स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द विमेन फॉर द विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, उलू ट्राइब को प्रोवाइड किए जाएंगे। कहाँ पर मिलती है उलू ट्राइब? तो उलू ट्राइब हमें मिलती है बच्चे इन द लाजू सर्कल ऑफ द तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसी के साथ म्यांमार के अंदर भी आपको ये ट्राइब मिल जाती है। तो इंडिया और म्यांमार दोनों के बॉर्डर के ऊपर मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है और म्यांमार में भी आपको ये ट्राइब मिलती है। नेक्स्ट, इन्हें आप उल्हो और लाजू नागा भी हम बोल देते हैं। इनका सेम शेयर्ड द लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन अक्रॉस द बोथ कंट्रीज, ऑलमोस्ट सिमिलर सा हमको इनका कल्चर देखने को मिलता है। तो द क्लैन बेस्ड ये आपको ट्राइब है, हेरिडिटरी चीफ जो देखने को मिलते हैं, एंड पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, मैट्रियार्कियल सोसाइटी नहीं है। फैमिली नॉर्म्स, तो द मेल सक्सेशन एंड द प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, मेल्स जो हैं वो सक्सीड करते हैं आगे। और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1500 ही तो इनकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सरसाइज त्रिशूल? जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थी, एक्सरसाइज त्रिशूल। क्या है बच्चे एक्सरसाइज त्रिशूल? किसी कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं? याद कीजिए जल्दी से। हमने एयर स्पेस से रिलेटेड कुछ जो था, एक नोटिस आउट किया था कि हम राजस्थान वाले रीजन के अंदर एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो करने वाले थे। क्या है एक्सरसाइज त्रिशूल? सॉरी, तो एक्सरसाइज त्रिशूल इज अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। इट इज अ नेवल एंटी पायरेसी ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग मिशन इन अफ्रीका, या फिर एक एयरफोर्स ओनली ट्रेनिंग ड्रिल इन लद्दाख। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीनों सर्विसेज A large scale tri service military exercise along the Pakistan border, राजस्थान में की जा रही थी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज त्रिशूल। तो न्यूज़ क्या थी? तो न्यूज़ ये थी, इंडिया की तरफ से नोटम, दैट इज NOTAM, हैज बीन इशूड अहेड ऑफ द एक्सरसाइज त्रिशूल, जो कि एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। फुल फॉर्म जो है दैट इज नोटिस एयरमैन और द एयर मिशंस। Purpose: alert the airspace users to temporary hazards and restrictions affecting the flight operations। जनरली इसे नेशनल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू किया जाता है। तो याद रख लेंगे बच्चे, इंडिया की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नेम है त्रिशूल। तो ये रीजन के अंदर जो एयर स्पेस है इसे रिजर्व किया गया कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज त्रिशूल को कंडक्ट करना है, दैट फर्दर जो है यहाँ पर किसी को भी अलाउ मत किया जाए। नेक्स्ट, ताल वोल्केनो। तो ताल वोल्केनो रिसेंटली न्यूज और मल्टीपल इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत कॉम्प्लेक्स वोल्केनो है ये। ताल वोल्केनो कौन सी कंट्री के अंदर है? रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर इसके अंदर हमें 3 इरप्शंस देखने को मिली। ताल वोल्केनो इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और मलेशिया, यहाँ पर मिलता है हमें ताल वोल्केनो। मुझे ताल वोल्केनो आपको मिलेगा फिलीपींस के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ताल वोल्केनो इरप्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द वीकेंड। तो ताल वोल्केनो जो कि है हमारे पास फिलीपींस के अंदर, वहां पर आपको 3 टाइम्स जो है वो इरप्शंस देखने को मिली। लोकेशन, तो इट इज लोकेटेड इन दी Batangas प्रोविंस अबाउट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ द मनीला ऑफ फिलीपींस। तो इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोल्केनो बोला जाता है। रीज़न क्या है? तो बच्चे रीज़न आगे देखते हैं। तो एक स्ट्रेटो वोल्केनो का मतलब ये कंपोजिट वोल्केनो, काफ़ी ज़्यादा ये एक्सप्लोसिव वोल्केनो है, तभी इसमें इरप्शंस देखने को मिल रही हैं। एसिडिक लावा से बने होते हैं ये जनरली जो है हमारे पास वोल्केनोस।
stratovolcanoes with crater lake on 5 kilometers wide volcanic island within the large caldera. So it doesn't rise from the ground as a distinct singular dome, builds multiple stratovolcanoes, conical hills and craters from all shapes and sizes. इसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर इसे कंपाउंड वोल्केनो बोला जाता है क्योंकि स्टेट नीचे से मैग्मा फ्लो नहीं कर रहा है। इसमें अलग-अलग जो है बच्चे आपको क्या हमें अलग-अलग जो है वो डोम्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। ज़्यादा लेकिन आपसे डीप में नहीं पूछेंगे। जनरली आपसे ताल वोल्केनो पूछेंगे और पूछेंगे कि कौन-सी कंट्री के अंदर ये सिचुएटेड है। क्लियर हो? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट महुआ डानर महुआ डानर महुआ डानर वुल्फ सेंचुरी लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? महुआ डानर जो है वुल्फ सेंचुरी, इंडिया की इकलौती वुल्फ सेंचुरी है, बता दो कौन-सी स्टेट? बस और कुछ नहीं। और वुल्फ का जो है इंडियन वुल्फ का आप आईयूसीएन स्टेटस भी बताते चलें। तो ये जो हमारे पास महुआ डानर वुल्फ सेंचुरी तो बच्चे हमें मिलती है कहाँ पर? झारखंड के अंदर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ ओनली वुल्फ जो हमारे पास सेंचुरी तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली वुल्फ सेंचुरी नाम याद रखेंगे महुआ डानर। तो इट इज़ लोकेटेड इन द लाठेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया दैट इज़ डेडिकेटेड टू द इंडियन ग्रे वुल्फ। और इंडियन ग्रे वुल्फ का मैं आपसे पूछ रहा हूँ आईयूसीएन स्टेटस, तो इंडियन ग्रे वुल्फ का आईयूसीएन स्टेटस याद रखेंगे दैट इज़ वल्नरेबल। ठीक है? तो इसे 1976 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन ग्रे वुल्फ। नेक्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ subspecies of the grey wolf found across the South Asia and Indian subcontinent. Next. It is the apex predator in India's scrubland, grasslands and semi-arid ecosystem. Vulnerable कैटेगरी के अंदर है और जनरली आपको इंडिया और पाकिस्तान पॉपुलेशन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कम्स द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 और इस आप बताएंगे करेक्ट है। So Singapore becomes the first Asian country to achieve a A grade ranking in India in the index, and India has been placed at the D grade category, ranking at the bottom of the index. और इंडेक्स का नेम है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 दैट हम अपने जो की वर्क फोर्स है उन्हें रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं नहीं मिल पा रहे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज को दैट यूरोप के अंदर जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनकी लाइफ एज कम्पेयर लोग जो इंडिया में रिटायर हो रहे हैं बेसिस ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो सिंगापुर को फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया जहाँ पर ए ग्रेड मिला, जी हाँ। और इंडिया लास्ट में था इस कैटेगरी के अंदर, जी हाँ। और इंडिया की कैटेगरी थी डी। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 टॉप 10 कंट्रीज विद द बेस्ट पेंशन आर। सबसे पहले ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो बच्चे रिपोर्ट जो है वर्कर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की तरफ से रिलीज की जाती है। इसके अंदर टोटल 52 रिटायरमेंट सिस्टम जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यह कवर किया जाता है। रिसेंटली कुछ कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया था जैसे कि कुवैत, नामीबिया, ओमान एंड पनामा। कौन-कौन से पिलर्स हैं जिनके ऊपर इवैल्यूएशन की जाती है जैसे कि एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ए ग्रेड के अंदर कंट्रीज जो कि टॉप परफॉर्मर है तो उनमें हमें नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रीज मिलती हैं। यहाँ पर लोग जो है एक बार रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। माइलस्टोन जो है इम्पोर्टेंट है बच्चे इस बार कि सिंगापुर बन गया पहली एशियन कंट्री से ए ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है? और जब मैं बात करता हूँ इंडिया की तो इंडिया 104 कंट्रीज में सबसे लास्ट के ऊपर था और इंडिया की कैटेगरी भी डी है। सबसे ऊपर हमारे पास है कंट्रीज नीदरलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। और सबसे नीचे अगर हम देखेंगे बॉटम के ऊपर तो कंट्री है हमारी दैट इज इंडिया। नेक्स्ट KL पीस अकॉर्ड्स aimed at ending the decades of border tension was signed between which countries? तो यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से बच्चे एक और वॉर जो है उसे बंद करवाया गया। इतनी वॉर्स बंद करवा रहे हैं वो और उन्हें कोई भी नोबेल प्राइज किस प्राइज जो है वो दे ही नहीं रहा, तो वो किसी और को दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर मैंने खत्म करवाई, अजरबैजान भाई
ये वाले मैंने अकॉर्ड साइन करवा दिया, इज़राइल और ईरान का इश्यू खत्म कर दिया। रशिया की नेगोशिएशंस भी वही कर रहे हैं, तो आप उन्हें जो है पीस प्राइज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट भी हैं वो। तो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ बच्चे केएल पीस अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया? तो 2 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ थाईलैंड एंड कंबोडिया। सी इज़ द करेक्ट आंसर, थाईलैंड एंड कंबोडिया, ठीक है? तो ट्रम्प साइन्स द थाईलैंड कंबोडिया पीस डील। तो केएल जिसे कि हम बोलेंगे कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड, तो इसने जो है बच्चे हमारे पास थाईलैंड और कंबोडिया के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट जो थे उन्हें खत्म किया। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले डिस्प्यूट था काफ़ी ज़्यादा। दोनों कंट्रीज़ एक-दूसरे पर वॉर पर जा चुकी थी, ठीक है? तो द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द खैबर एरिया टेम्पल्स अलोंग द कैनरेक माउंटेन्स से जो है कंप्लीट किया गया है, ठीक है? ये बैकग्राउंड था क्या? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये बोला गया था कि दैट यहाँ पर हमारे पास जो बीच विहार वाला रीजन है वो कंबोडिया का है, बट थाईलैंड इसे कभी भी मानता नहीं था, वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स था और उसके अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा हमेशा डिस्प्यूट रहता था थाईलैंड और कंबोडिया में। तो इज़ अ 11th सेंचुरी हिंदू श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो टेम्पल है भगवान शिव से रिलेटेड है, 11th सेंचुरी में बनाया गया। इट वाज़ बिल्ट बाय द खेमर किंग दैट वाज़ सूर्यवर्मन 1 एंड 2 और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रसाद का मोमथोंग कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए 12th सेंचुरी टेम्पल ग्रुप, यहाँ पर एक मेन श्राइन है, रेस्ट हाउस है और हॉस्पिटल। तो इसे बिल्ड किया गया था बाय द उदय वर्मन सेकंड एंड जयवर्मन 7th। इट इज़ पार्ट ऑफ द टेम्पल ग्रुप दैट इंक्लूड्स द प्रसद म्यून and Prasad Myeontot, that is a hospital shrine. And the complex reflects the Korean architecture, याद रखिएगा कौन सा आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन प्रोविजंस क्या हैं? तो सबसे पहले थाईलैंड ने ये एक्सेप्ट किया कि जो आईसीजे ने बोला वो करेक्ट है। वो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसकी जॉइंट मैनेजमेंट की जाएगी। इस रीजन के अंदर कोई भी जो आर्म्स लेकर नहीं आएँगे, डीमिलिटाराइज्ड ज़ोन बनाते हैं और यहाँ पर को टूरिज्म जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सो इट एंड्स द वन ऑफ द आसियान्स ओल्डेस्ट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट्स द हेरिटेज डिप्लोमेसी, रीजनल स्टेबिलिटी और इससे यूएस का यहाँ पर जो बच्चे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, थायरोडिल दैट इज इंडियाज फर्स्ट एग yolk फ्री सीमेन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन हैज बीन डेवलप्ड फॉर व्हिच, बच्चे थायरोडिल जो है कौन से एनिमल के लिए एक्चुअल में बनाया गया है? थायरोडिल जो कि इंडियाज फर्स्ट एग yolk फ्री ह्यूमन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन है। फेलो, कैट, शीप और गोट। थायरोडिल जो है बच्चे ये बनाया गया है फॉर द फेलो, ठीक है? आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियाज फर्स्ट एग योक फ्री ह्यूमन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन फॉर बफेलो ब्रीडिंग हैज बीन मेड और उसका नेम है थायरोडिल। तो द साइंटिस्ट एट आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी of Bengaluru have developed the Cyrodil, which is India's first egg yolk free semen preservation solution, स्पेशली फॉर दी बफेलो ब्रीडिंग और किसी के लिए नहीं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहले उसका सीमन होता है तो इसे अब आप अप टू 18 मंथ्स तक जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इट इज रेडी टू यूज एग योक फ्री सीमन एक्सटेंडर डिजाइन टू प्रिजर्व द बफेलो सीमन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन while maintaining the fertility and fertility. नेक्स्ट, इसे डेवलप किया गया बाय द साइंटिस्ट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी अंडर द आईसीएआर बेंगलुरु। वन लाइनर जैसे ही। नेक्स्ट 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 ये है इंडेक्स वाला इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से रिलेटेड आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और मुझे बताइए आप कौन से करेक्ट हैं, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट टॉप्स द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग 2025। इंडिया की रैंक हो चुकी है 3rd और इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है ग्लोबल फायर पावर के अंदर। मिलिट्री पावर के ऊपर जो है जनरली ये रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। टॉप पर यूएस है, सेकंड के ऊपर कोई होगा और थर्ड के ऊपर इंडिया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे, यूएस के पास सबसे ज़्यादा फायर पावर है। इंडिया थर्ड पर नहीं है, इंडिया फोर्थ पर है। क्या? फोर्थ पर है।
आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, सबसे ज्यादा फायर पावर रशिया, यूएस, सेकंड, थर्ड चाइना और फोर्थ पर है इंडिया। टॉप 4 जो है वो याद रखेंगे, ठीक है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्रेजेंट्स द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस। यूएसए जो है सबसे आगे है बच्चे, लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है रशिया, थर्ड नंबर के ऊपर है चाइना और फोर्थ के ऊपर है इंडिया, ठीक है? एंड फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारे पास कंट्री है दैट इज साउथ कोरिया। टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। तो इंडिया रिमेन्स द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ड्रिवन बाय द इंडिजिनियस प्रोडक्ट, जैसे कि हमने तेजस बनाया, अरिहंत क्लास सबमरीन्स बनाई और ब्रह्मोस मिसाइल्स को अपग्रेड किया। इसी वजह से इंडिया की रैंक जो है वो फोर्थ है। क्लियर? आगे, विच कंट्री टॉप द मेडल स्टैंडिंग एट द फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन टॉप पर कौन सी कंट्री थी? सबसे ज्यादा मेडल, और मेडल सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा था, इंडिया में ही हो रहा था, ये कोई मिलने थे ऑप्शन। इंडिया जो है बच्चे मेडल टॉप पर थे। कितने मेडल थे इंडिया के, ये बता दो कमेंट। फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर इंडिया के टोटल मेडल थे, ये बता दीजिए। तो इंडिया के पास थे टोटल 58 मेडल्स, जिसमें हमारे पास 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज थे। सेकंड नंबर के ऊपर जो कंट्री है दैट इज श्रीलंका और थर्ड के ऊपर है नेपाल। तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और इंडिया था टॉप के ऊपर। और ये बच्चे जितने भी गेम्स थी ये सब हो रही थी कहाँ पर? बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, रांची, झारखंड के अंदर। तो दी टॉप होस्ट टॉप दी स्टैंडिंग विद द 20 गोल्ड मेडल्स, और हमारे पास थे टोटल 58 मेडल्स थे। 20 गोल्ड, 20 सिल्वर एंड 18 हमारे पास जो थे वो थे ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड नंबर के ऊपर थी कंट्री श्रीलंका और थर्ड के ऊपर थी हमारे पास नेपाल। तो दिस एडिशन मार्क द फर्स्ट टाइम इन द 17 ईयर्स कि इंडिया की तरफ से सीनियर साउथ एशियन एथलेटिक्स मीट जो है इसे होस्ट किया गया। इसमें इंडिया था, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश जैसे ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर हुआ? चले आगे। नेक्स्ट, विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्टेड द इशाक? इशाक जो कि एक बच्चे सर्वे करने वाली शिप है, तो कौन सी यहाँ पर जो है हमारे पास बिल्डिंग कंपनी बनाया गया है? ए, बी, सी और डी। इशाक जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय गार्डन रिसर्च रीच शिप बिल्डर इंजीनियर, GRSE, कोलकाता के अंदर की तरफ से बनाया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन नेवी टू कमीशन इंडिजीनियस सर्वे वेसल दैट इज अ लार्ज शिप इशाक इन कोची। तो इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द गार्डन दी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। द शिप नेम दैट इज इशाक, जिसका गाइड symbolizes its purpose, chart the unexplored waters, ensure the safe navigations for the mariners। तो 80% इसमें जो बच्चे कंटेंट है वो इंडिजीनियस है, हमने इंडिया में खुद ही बनाया। इसकी टोटल लेंथ जो है 110 मीटर्स है, 3 मीटर्स वाइड है, डीप डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3400 टन्स। तो और इसमें याद रखना है, चल जाएगा। नाम याद रख लेना कि शाख है क्या, ये हमारे पास एक सर्वे वेसल है। नेक्स्ट, हु वॉन द 2025 क्लच चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट? क्लच चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2025 जीतने वाले सबसे ज़्यादा फेमस हमारे पास चेस के प्लेयर, और उनका नेम है दैट इज़ द मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैग्नस कार्लसन जो है उनकी ये रही हमारे पास इमेज, मैग्नस कार्लसन, और इन्होंने जीता है 2025 क्लच चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ठीक है? तो ही डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन दैट वाज गुकेश Tomarajo 2 times and then beated the grandmaster Fabiano Caruana twice, और इनकी तरफ से जीता गया 2025 क्लच चेस चैंपियन टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट, द फिनोमिना नोन एज द ओशियन बर्प रेफर्स टू। ओशियन बर्प, ओशियन ने कुछ रिलीज कर दिया, ओशियन बर्प का मतलब क्या हुआ? कुछ स्टोर किया हुआ था ओशियन ने और वो रिलीज कर दिया ओशियन ने। क्या है ओशियन बर्प? ए, बी, सी
और डी फिनोमिना है बच्चे ओशन बर्प, किसे हम बोलते हैं ओशन बर्प। तो द सडन रिलीज ऑफ द ट्रैप्ड डीप ओशियन हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, सडन एस्केलेशन इन द ओशियन सैलिनिटी, emergence of submarine volcanic activities, rapid acidification of the ocean waters through excessive carbon uptake। ओशियन बर्प का मतलब जो है ओशियन के अंदर जो हीट ट्रैप थी, वो हीट जो है अब रिलीज की गई है बर्फ, दैट इज द ओशियन बर्प। आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूज़ क्या थी? साउथ सदर्न ओशियन में रिलीज अ हिडन बर्प फॉर ऑफ हीट। तो अगर सदर्न ओशियन से ये हीट जो कि वहाँ पर स्टोर थी वो रिलीज की जाएगी तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है? तो साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड अ मैसिव ट्रैप्ड हीट बीनीथ द ओशियन, सदर्न ओशियन। इट इज़ कॉल्ड एज़ द थर्मल टाइम बॉम्ब। जब ये रिलीज़ हुआ तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो द सदर्न ओशियन एक्ट एज़ द अर्थ्स क्लाइमेट बफर। यहाँ पर 90% जो है एक्सेस ग्लोबल हीट एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इट एब्ज़ॉर्ब्स अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की वजह से यहाँ पर सदर्न ओशन के अंदर ये हीट जो थी वो ट्रैप है। तो व्हाई इट इज़ डेंजरस? तो एज़ एमिशन ड्रॉप्स ओशियंस में रिलीज़ स्ट्रॉन्ग हीट इन सडन बर्प इफेक्ट। दिस कुड रिवर्स द डेकेड्स ऑफ क्लाइमेट प्रोग्रेस। तो इतने सालों से हमने जो बच्चे क्लाइमेट चेंज को बचा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश, एक ओशियन बर्प और सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएँगी। आपका ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये सब ज़ीरो हो जाते हैं। तो पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? तो अगर ओशियन बर्प हुआ सदर्न ओशियन के अंदर, तो अंटार्कटिका के अंदर जो आइस है वो जल्दी मेल्ट होगी। ग्लोबल वेदर जो उसमें डिसरप्शन देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा साउथ हेमिस्फीयर के अंदर आपको जो है वो कंडीशंस खराब होती हुई मिलेंगी। वहाँ पर आपको ज़्यादा ड्रॉट देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे और मेरीन इकोसिस्टम के अंदर भी आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेंगे। ओशियन एसिडिफिकेशन ज़्यादा होगी, ओशियन वार्म ज़्यादा होंगे और इवन कोरल ब्लीचिंग तक भी आपको बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट अरुणाक अरुणांक अरुणांक project. It is implemented by BRO, that is the Border Road Organization. Focuses on building the strategic road infrastructure in अरुणाचल प्रदेश। और प्रोजेक्ट जो है 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है रिलेटेड करेक्ट है। प्रोजेक्ट का नेम है अरुणांक, बीआरओ की तरफ से है। बीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बच्चे वर्क करती है ये भी बताते चलेंगे। क्या अरुणाचल प्रदेश में हमने रोड्स बनानी है और क्या 2008 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ए बी सी और डी। आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। प्रोजेक्ट अरुणांक तो बीआरओ की तरफ से प्रोजेक्ट है दैट मार्क्स द 18th रेजिंग डे एट द नाहर लगून, सेलिब्रेटिंग द 17 इयर्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन अरुणाचल प्रदेश। 2008 के अंदर प्रोजेक्ट अरुणांक जो है स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने अरुणाचल प्रदेश में रोड्स बनाने थे और ब्रिजेस बनाने थे। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट जो है दैट इज 278 किलोमीटर सपोली सारली पूरी रोड जो है बनाई गई है। ग्रीन ड्राइव यहाँ पर बच्चे एक्चुअल में यहाँ पर बनाई गई है और वेलफेयर से रिलेटेड जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ कैंप्स, सेफ्टी गियर्स भी यहाँ पर जो है इंस्टॉल किए गए थे अंडर दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे अरुण अंक और कौन से स्टेट में थे, अरुणाचल प्रदेश। रोड्स बनेगी बीआरओ की तरफ से बनाई जाएंगी। नेक्स्ट, नेम मोन्था ऑफ साइक्लोन मोन्था originates as a low pressure system over the Bay of Bengal was contributed by which country? ये जो साइक्लोन आने वाले बच्चे आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन के ऊपर, ओडिशा की कोस्ट लाइन के ऊपर साइक्लोन मोन्था, तो मोन्था नेम किसने दिया? तो अगर इंडियन ओशन में आएगा ना तो इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज है तो उनकी तरफ से एक लिस्ट दी जाती है कि हमारी तरफ से ये लिस्ट है। तो एक एक करके वो नेम्स जो है वो चूज किए जाते हैं। तो एक सीक्वेंस है हमारे पास। तो मोन्था नेम किसने दिया हुआ था? तो मोन्था नेम जो बच्चे एक्चुअल में थाईलैंड की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो आइए न्यूज़ देखते हैं। फियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था वीकन्स आफ्टर मेकिंग द लैंडफॉल ऑन द आंध्र प्रदेश कोस्ट। आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन के ऊपर लैंडफॉल हुआ और उसके बाद ये जो साइक्लोन था ये कंप्लीटली डिसिपिएट हो चुका है। तो फॉर्म्ड ओवर द वेस्टर्न सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, became severe cyclonic storm on the 28th of the October.
और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु की कोस्टलाइन के ऊपर हैवी रेनफॉल देखने को मिली। ये नेम जो है मोन्था दैट वाज़ गिवन बाय थाईलैंड, और थाईलैंड में इसका नेम होता है ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है? नेमिंग ऑफ द साइक्लोन, तो नेमिंग ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन्स के नेम कौन रखेगा? बच्चे ये मैनेज होता है बाय डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस के साथ जो है बच्चे जनरली कंट्रीज़ अपने नेम प्रोवाइड करते हैं, और वो सीक्वेंस के साथ वो नेम्स जो है वो साइक्लोन्स को दिए जाते हैं। तब अभी इस मोन्था साइक्लोन के बाद अगर कोई और साइक्लोन आएगा तो उसका नेम हमारे पास पहले से ही है। अगले नेक्स्ट 5 टू 6 जो भी हमारे पास साइक्लोन्स आने वाले हैं, उन सबके नेम्स हमारे पास तैयार पड़े हैं। ठीक है? इंक्लूड्स 13 इंडियन ओशियन नॉर्थ इंडियन ओशियन कंट्रीज़, कवर्स द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रीजन। ईच कंट्री सबमिट्स अ प्री-सेट लिस्ट ऑफ नेम्स। जैसे कि 2025 के अंदर जो फर्स्ट साइक्लोन आया था, उसका नेम था शक्ति। तो शक्ति नेम जो था बच्चे श्रीलंका की तरफ से दिया गया था। सिमिलरली फेंगल, तो फेंगल नेम जो था साइक्लोन का वो सऊदी अरेबिया ने, दान जो था वो कतर की तरफ से, आसना जो था वो बच्चे पाकिस्तान ने दिया था नेम, और रेमल जो है ओमान की तरफ से नेम दिया गया था। अब अपकमिंग अगर कोई साइक्लोन होंगे तो उनका नेम ऐसे रखा जाएगा कि यूएई की तरफ से जो नेम दिया गया सेनियार वो रखा जाएगा। एक अगर और हमारे पास साइक्लोन आया तो तितवा नेम रखा जाएगा जो कि यमन ने दिया। देन अर्नब नेम रखा जाएगा, दैट वाज़ गिवन बाय बांग्लादेश, और आगे जाकर अगर एक और साइक्लोन आएगा तो पुरसाऊ जो है वो नेम रखा जाएगा, दैट वाज़ गिवन बाय इंडिया। तो ऐसे हमारे पास एक सीक्वेंशियल लिस्ट है। नेक्स्ट, इंडियन एयर फोर्स बिकेम द फर्स्ट NATO non-NATO nation to participate in मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय स्पेन, और उसका आप नेम बताएंगे। इंडिया बन रहा है फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री जो कि स्पेन की एक मिलिट्री एयर फोर्स के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक्सरसाइज के नेम बता दीजिए, ए बी सी और डी। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, पिच ब्लैक, ओशियन स्काई या कोबरा वॉरियर। तो ध्यान रखना ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो बच्चे स्पेन की तरफ से जो एयर फोर्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है दैट उसका ओशियन स्काई, ओशियन स्काई, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया बन गया फर्स्ट नॉन नेटो नेशन। ठीक है? तो इंडिया बिकम्स फर्स्ट नॉन नेटो नेशन टू पार्टिसिपेट इन स्पेन्स ओशियन स्काई 2025, एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। तो स्पेन के अंदर जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी फ्रॉम 20th से लेकर 31st ऑफ द अक्टूबर, और इंडिया एयर फोर्स बन चुकी है फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट, नेटो क्या है? तो नेटो बच्चे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि दैट कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए यूएस और यूरोप की तरफ से मिलकर एक ग्रुपिंग बनाई गई थी, बोलते हैं नेटो। दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री अलायंस है। अगर कोई भी एक कंट्री के ऊपर जो नेटो का मेंबर है अगर उसके ऊपर वॉर की जाएगी, अटैक किया जाएगा, तो मतलब वो नेटो के ऊपर अटैक है, तो पूरी की पूरी नेटो कंट्रीज जो है वो उस कंट्री की हेल्प के लिए आ जाएंगी। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 4th ऑफ द अप्रैल 1949। अब हमने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन, वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे नेटो के जो कि है ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। एज़ ऑफ 2025 नेटो के अंदर टोटल जो है 32 कंट्री मेंबर्स हैं। जब स्टार्ट किया गया था 1949 के अंदर, तब सिर्फ 12 जो थे वो फाउंडिंग नेशंस थे। करंटली 32 मेंबर्स पार्ट है नेटो का। यूक्रेन की तरफ से भी बोला जा रहा था कि मुझे नेटो का पार्ट बनाइए। अगर यूक्रेन रशिया वॉर से पहले नेटो का मेंबर होता, तो अगर रशिया अटैक करता तो नेटो पूरी की पूरी यूएस फोर्स और यूरोप पूरा जो है रशिया पर अटैक कर देता। नेक्स्ट, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच कंपनी? तो राफेल जेट जो है बच्चे वो कौन-सी कंपनी की तरफ से जो है वो बनाए जाते हैं? ये 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन है, 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास, फाइटर जेट्स हैं। कौन-सी कंपनी है जिनकी तरफ से राफेल जेट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं? ये किए जाते हैं बाय द डसॉल्ट एविएशन की। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से। अब न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में था क्योंकि हमारी जो प्रेज़िडेंट हैं दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी तरफ से राफेल जेट के अंदर एक जो है क्विक जो है वो सर्कल लिया गया, ठीक है? बैठा गया, देखा गया कि बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो प्रेज़िडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्रेज़िडेंट टू टेक सॉर्टी राफेल फाइटर जेट। तो अंबाला एयर फोर्स स्टेशन के ऊपर, ये हरियाणा में है,
हमारी प्रेसिडेंट जो है की तरफ से राफेल के अंदर बैठकर जो है एक लगाया गया। तो प्रेसिडेंट अर्लियर आल्सो फ्लू द सुखोई 30 MKI ऑन 8th ऑफ द अप्रैल। इससे पहले हमारे पास कुछ और प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी तरफ से सुखोई के ऊपर जो बच्चे एक सर्कल लगाया गया। हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और प्रतिभा पाटिल जी भी हैं। और जब मैं बात करता हूँ राफेल जेट की, तो राफेल जेट जो बच्चे वो डसॉल्ट एविएशन, क्योंकि फ्रांस की कंपनी इनकी तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है। अराइव्ड फ्रॉम फ्रांस ऑन 27th ऑफ द जुलाई 20, फॉर्मली इंडक्टेड द सितंबर 2020 एट अम्बाला। मैक 1.8 की स्पीड के साथ जो है हमारे राफेल जेट्स फ्लाई कर सकते हैं अप टू हाइट ऑफ 50,000 फीट। यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर बाय इंडियन एयर फोर्स। के अंदर आपको ट्विन इंजन्स मिलते हैं, मल्टी रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वेपन्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिड एयर के अंदर फ्यूलिंग कर सकते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल इंडिया की तरफ से अभी 36 राफेल्स को प्रोक्योर किया गया है एट दी ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ की डील के साथ फ्रांस के साथ। आधे जो है हमारे पास राफेल फ्रांस में बनने थे और आधे की प्रोडक्शन जो है आपकी प्रोडक्शन इंडिया में होने वाली है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ व्हिच टू कंट्रीज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन सी दो कंट्रीज के जॉइंट इनिशिएटिव्स के बाद बनाया गया? वो दो कंट्रीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे ये लिया, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 के अंदर एस्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 8th सेशन ऑफ इंडियन सोलर अलायंस की असेंबली का जो है वो स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया था बाय आवर प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था बाय द इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द COP 21, जो कि मीटिंग चल रही थी फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इंडिया में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स बच्चे गुरुग्राम इंडिया में आपको मिलते हैं। ठीक है, टोटल 124 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं और सिग्नेटरी कंट्रीज हैं एज ऑफ 2025, इंक्लूडिंग ओवर 90 फुल मेंबर्स। इनसे काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज गाइडेड बाय द टुवर्ड 1000 स्ट्रेटजी व्हिच एम्स, ये 1000 स्ट्रेटजी है टू मोबिलाइज $1,000 बिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी, deliver 1,000 million people using clean energy solution, install 1,000 gigawatts of solar electricity capacity to mitigate global solar emission, tune 1,000 millions of tons of carbon dioxide every year। तो हर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको वर्ड 1000 मिलता है, दैट इज द 1000 स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन बन सकते हैं 1000 स्ट्रेटजी पर। तो यस बच्चे, अगर आप स्टेट पीएससी एग्जाम की, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कहीं पर लिख लेना। तो एग्जामिनर जनरली पूछ लेते हैं कि ये 1000 स्ट्रेटजी थी क्या? हमने 1000 क्या करना है? हमने 1000 जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। इसमें सोलर एनर्जी में कब तक? 2030 तक। हम 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाएँगे। हम 1000 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी की कैपेसिटी बनाने वाले हैं, ठीक है? और हम ग्लोबल सोलर एमिशंस जो हैं अप टू 1000 मिलियन टन कम करेंगे एवरी ईयर। नेक्स्ट, हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज़ द मोदीज़ मिशन? तो जो बुक है हमारे पास मोदीज़ मिशन, और आप बताएँगे इनके ऑथर कौन हैं? बुक है मोदीज़ मिशन एंड रिटन बाय ए, बी, सी और डी। मोदीज़ मिशन इज़ बुक रिटन बाय ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वर्जिश देसाई। वर्जिश देसाई जी हैं जिनकी लिखी गई है मोदीज़ मिशन। तो ये रही हमारे पास मोदीज़ मिशन जो है, जो कि लिखी गई है बाय वर्जिश देसाई। ठीक है, इमेज याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऑथर का नेम याद रखेंगे, बियॉन्ड लॉयर है, नाम है वर्जिश देसाई, जिनकी तरफ से रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश की, और बुक का नेम है मोदी मिशन। नेक्स्ट, व्हिच सिटीज ट्रैफिक पुलिस लॉन्च्ड ASTRAM, दैट इज ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐप टू एनेबल सिटीजन स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट टू रिपोर्ट द ट्रैफिक वायलेशन इन रियल टाइम। कौन सी यहाँ पर बच्चे आप बताएंगे सिटी है जहाँ पर ये अस्त्राम, ठीक है, ASTRAM
ये एक ऐप है हमारे पास जो लॉन्च की गई है वहाँ की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक की वायलेशन है, ऐप के ऊपर फ़ोटो क्लिक कीजिए और जाने दो, चालान हो जाएगा अपने आप। बस अपने दोस्तों के मत करवाने लग जाना, सर देखो ये हेलमेट डालकर नहीं आ रहा था, तो इसका चला। फ़ोटो क्लिक करते हैं और डाल दी ऐप पर। मेरा दोस्त 1000, 2000, 5000 तक के फाइन भरता जा रहा है। कौन-सी सिटी है जहाँ पर ये लाई गई है ऐप? ये लाई गई है बेंगलुरु के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एएसटीआरएम ऐप जो कि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लाई गई है, विद आरोहण फाउंडेशंस पुलिस मार्शल। इसके अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया कि आप पब्लिक रिपोर्ट कर सकते हैं ट्रैफिक वायलेशंस ऐप के ऊपर, ठीक है? रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे और डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, अपने आप उनके घर चालान जो है ऑब्जेक्टिव क्या है टू एनकरेज द सिटीजंस पार्टिसिपेशन इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, टू एनेबल द रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ द वायलेशन ऑफ द अथॉरिटीज, प्रमोट डेटा ड्रिवन रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिटी पुलिस कोऑपरेशन। ये हमारे पास है ऐप दैट इज़ द अस्त्र। चलो, साथ में अस्त्र पकड़ा दिए, ये तो गवर्नमेंट ने। ये तो हर टाइम क्या नहीं करवाती। पुरानी फ़ोटोज़ नहीं हो सकती, जियो टैगिंग वाली ये फ़ोटोज़ जनरली होंगी। आपकी लोकेशन लाइव हो जाएगी, कब आपने अपलोड किया सब चीज़ दिख ही जाएँगी, ठीक है? फेक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन व्हिच स्टेट? सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेट के अंदर है, ए, बी, सी और डी। आगे हम 32 पर आ गए, जल्दी-जल्दी कंप्लीट करते हैं। बताइए, सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यस, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौन-सी रिवर है? रिवर जल्दी से बता दो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रिवर, रिवर, रिवर बच्चे। तो एनजीटी टूक नोट फॉर द इलीगल मक डंपिंग इन सतलुज रिवर ड्यूरिंग द ब्लास्टिंग फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कौन सा है? सूनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब डैम नहीं बन रहा, वाटर को स्टोर नहीं किया जाएगा, वाटर फ्लो कर रहा है सतलुज रिवर का, उसी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। सतलुज रिवर के ऊपर है इन शिमला एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इज डेवलप्ड बाय एसजेवीएन लिमिटेड विद जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट सोच रही है कि इससे हम 1382 मिलियन यूनिट्स पर ईयर जो है वो जनरेट कर पाएँगे, ठीक है? इस पार्ट ऑफ द लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज डेवलप्ड इन द 3 स्टेजेस ऑन द सतलुज रिवर। तो लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज पर है, नी डैम सतलुज रिवर पर है। कोई और इम्पोर्टेंट डैम है सतलुज रिवर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बताइए। और सतलुज रिवर जो है बच्चे इंडिया में कौन से पास के थ्रू एंटर करती है वो भी बताएँगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोयला शक्ति। तो कोयला शक्ति रिसेंटली न्यूज़ इज़, क्या है कोयला शक्ति? इस वजह से लाई गई है कोयला शक्ति, कोयले की शक्ति देखनी है, कोयला शक्ति। तो कोयला शक्ति क्या बच्चे? तो कोयला शक्ति एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी आंसर, आंसर इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक स्मार्ट कोल एनालिटिक डैशबोर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से लॉन्च किया गया कोयला शक्ति। इससे हम रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हैं कि हमारे जो कोल है, कोल सेक्टर में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो एनालिसिस कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर। ये हमारे पास है कोयला शक्ति, ठीक है? तो कोयला शक्ति पोर्टल जो है वो लाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज सेट टू लॉन्च कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रमोट द ट्रांसपेरेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन, एनहांस द कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द कोल सप्लाई चेन। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पर आप सभी चीज़ें जो कोल सेक्टर से रिलेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से लाया गया है। नाम याद रखेंगे कोयला शक्ति। नेक्स्ट, द न्यूली अनाउंस्ड 76, ये रिपीट हो गया, छोड़ दीजिए बच्चे इसे, अलीगढ़ और बुलंदशहर। फोर्थ, नेक्स्ट, द गार्बेज कैफे। गार्बेज कैफे रिसेंट प्लेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मन की बात इज अ इनोवेटिव इनिशिएटिव ऑफ व्हिच इंडियन सिटी? गार्बेज कैफे मन की बात में बोला था उन्होंने। एक ऐसा कैफे जहाँ पर आप प्लास्टिक गार्बेज लेकर जाइए और वो आपको कॉफी पिला देंगे। कहाँ पर है ये? देयर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसके बारे में बात की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है? तो गार्बेज कैफे, जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर है,
मेंशन बाय प्राइम मिनिस्टर इन मन की बात, मील्स इन एक्सचेंज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट लेकर आइए और खाना खाकर जाइए। तो इम्प्लीमेंटेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन बाय अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इससे होगा क्या, तो सिटी के अंदर जितना भी प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। ज़ीरो वेस्ट लिविंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ईज़िली आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लास्टिक लाइए, खाना खाइए, प्लास्टिक लाइए, खाना खाइए। नाम याद रखेंगे कौन से रीजन के अंदर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है ये कैफ़े, नाम है गार्बेज कैफ़े। नेक्स्ट व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना? सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया बच्चे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। जो इम्पोर्टेंट तीर्थ हैं स्टेट के अंदर पर आपको क्या है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में ट्रैवल करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और ये सेकंड फेज़ है, लॉन्च किया गया कौन सी स्टेट के द्वारा? पंजाब के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट है। तो मुख्यमंत्री फ्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब का जो है वो फेज़ सेकंड जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट। इट इज़ डेडिकेटेड टू द 50th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ द 9th गुरु दैट इज़ श्री गुरु तेग बहादुर जी। ओपन टू ऑल कास्ट, रिलीजन, रीजन्स, डिवोटीज एज्ड फ्रॉम 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा। 50 साल से ऊपर होने चाहिए, कोई भी रिलीजन से हैं, कोई भी कास्ट से हैं, कोई भी रीजन से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, लाइक गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर हरिमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर अमृतसर में है, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल अमृतसर में, जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूजियम एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस इन अमृतसर, वहाँ पर जो आपको विजिट करवाया जाएगा। Besides that, several other sacred sites across the states and माता नैना देवी इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये भी जो है वो कवर किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट पेट्रोल वेसल दैट इज ICS अजीत एंड ICGS अपराजीत पर बिल्ट बाय। ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल हैं बच्चे, अजीत और अपारजीत, इनकी तरफ से बिल्ड किए गए हैं, A, B, C और D, और ये बिल्ड किए गए हैं की तरफ से ABCD, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बिल्ड किए, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस के लिए बिल्ड किए गए हैं फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस द न्यू पेट्रोल शिप्स, का नेम है अजीत और अपारजीत, ठीक है। तो द लॉन्च ऑफ टू न्यू फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस को दिए गए हैं, नाम याद रखेंगे आप। ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो है बच्चे बिल्ड किया गया है, इंपॉर्टेंट है, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। It is series of the 8 fast petrol vessels that are being constructed indigenously for the Indian Coast Guards. 9 डायमेंशंस याद रखनी है? नहीं, चल जाएगा, नाम याद रखना है अजीत और अपारजीत। नेक्स्ट, इनमें से कौन है जो बने हैं इंडियाज़ 90th ग्रैंड मास्टर? इंडियाज़ 90th ग्रैंड मास्टर, आंसर इंडियाज़ 90th ग्रैंड मास्टर है बच्चे कौन? ही इज द करेक्ट आंसर। परथी AR became the 90th ग्रैंड मास्टर, रिसेंटली अभी न्यूज़ में थे। नेक्स्ट, dictionary.com selected which term as the word of the year for 2025? dictionary.com के अकॉर्डिंगली word of the year कौन सा word of the year है? आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये तो आज वाले ही है। नेक्स्ट, सर क्रीक जो कि न्यूज़ में रहता है, आप बताएंगे कि सर क्या वो कौन से रीजन के अंदर है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट रहता है सर क्रीक का, कौन से रीजन? गुजरात, सिंध, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान। सर क्रीक जो है बच्चे इंडिया के गुजरात और उधर जो है पाकिस्तान रीजन के अंदर रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्लियर। चलिए, ये हमने कंप्लीट किए बच्चे हमारे 40 क्वेश्चंस। क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने अपना स्कोर बताएंगे हैं आपके आउट ऑफ द 40, और फिर चलते हैं टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। ये सीधे सीधे वन लाइनर्स हैं और इन्हें डिस्कस आने दीजिए कमेंट सेक्शन, आपने अपने कितने आपके करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, तो हमारे पास फिनटेक फर्म है दैट इज दी भारत पे, उनकी तरफ से अपॉइंटमेंट की गई है ऑफ दी हर्षिता खन्ना, और इन्हें बनाया गया चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। नेक्स्ट, तेंजिन यांकी बिकम्स द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो कि ज्वाइन करेंगी IPS, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे। RBI has approved the reappointment of the CS Ranjan as the part-time chairman of the Kotak Mahindra Bank,
इंडिपेंडेंट लेफ्ट विंग लीडर दैट इज कैथरीन कॉनोबली बिकम्स आयरलैंड्स 10th प्रेसिडेंट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। तेंजिंग यांके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नेटवर्क सर्वे व्हीकल, a sensor equipped vehicle used by the NHAI to assess and maintain the quality of national highways. Yes, important है, हाईवेज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए NHAI ने इनिशिएट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप launched SOAR program to build an AI ready generation in India. Next, Indian government launches tourism vision 2029, that is the 50 world class tourism destination to showcase India's heritage. Next, National Seed Corporation's seed processing plant जो एस्टैब्लिश किया गया बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट पूसा कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, नेशन वाइड लॉन्च ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। एंड 31st कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थीम थी वेयर सिनेमा कनेक्ट वर्ल्ड, और ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम द 6 से लेकर 13th ऑफ द नवंबर। देन हमारे पास प्रोफेसर है अर्पिता पात्रा at the Indian Institute of Science has been summited the highest volcanic peaks of four continents in last 1 year. Next, APIDA, that is the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority, facilitated first ever air shipment of GI tag, that is Indi lime of Karnataka and Kuliani Kundi lime of Tamil Nadu to UK। बच्चे याद रखेंगे ये लेमन्स जो हैं कहाँ-कहाँ के हैं। नेक्स्ट, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 जो है वो इनॉग्रेट किया गया बाय द यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज अमित शाह जी की तरफ से स्टार्ट किया गया था मुंबई के अंदर। यूनियन होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 2 डीप सी फिशिंग बोट्स एट मैगजन डॉक यार्ड मुंबई ड्यूरिंग द इंडिया मैरीटाइम वीक। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हो चुका है और नया नेम है संभाजी नगर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। केरला बन चुका था पहली स्टेट जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं थी, और केरला के अंदर कोझिकोड बना पहली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं मिलेगी। देन उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्तफाबाद विलेज का नेम चेंज होकर कबीर धाम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट, 20th ईस्ट एशिया समिट अडॉप्ट द कुआलालंपुर डिक्लेरेशन, aims to implement the joint project and activities under the East Asia Summit Plan for Action aligned with the ASEAN 2045 is our shared vision. Next, third edition of Pravasi Pariche जो है बच्चे वो स्टार्ट किया गया और ऑर्गेनाइजर्स थे दैट वाज द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट 4-day एशिया पैसिफिक क्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स मीट, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में। देन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल वो स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम द 4th ऑफ द नवंबर से 19th ऑफ द नवंबर तक, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल याद रखेंगे भूटान के अंदर है, वहाँ की रॉयल फैमिली जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट, चाइना's becomes first China CR450 becomes first world's fastest high speed train, होगी 450 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट 22nd आसियान इंडिया समिट कंप्लीट हो चुके हैं, दैट वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 26th ऑफ द अक्टूबर इन फ्रॉम कुआलालंपुर मलेशिया अंडर द थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी देन सिंगू सेट्स द नेशनल स्विमिंग रिकॉर्ड इन 400 फ्री स्टाइल, और उन्होंने 4 मिनट्स और 21.86 सेकंड्स के अंदर इसे कंप्लीट किया। देन प्रीति समिता भोई सेट्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड, विंस गोल्ड एट द एशियन गोल्ड यूथ गेम्स, और उनकी तरफ से 158 केजी टोटल वेट जो था वो लिफ्ट किया गया था। रोहित शर्मा बन चुके हैं बच्चे ओडीआई के अंदर थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर। पृथ्वी शॉ जो कि इंडिया के क्रिकेट से 141 बॉल के अंदर डबल सेंचुरी रणजी ट्रॉफी के अंदर लगाई गई। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना है सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट अमंग द बैटर्स इन द वर्ल्ड इन विमेंस ओडीआई रैंकिंग। रोहित शर्मा जो आईसीसी मेंस ओडीआई के अंदर जो है नंबर 1 स्पॉट पर आ चुके हैं, रिटायरमेंट के बिल्कुल पास में है, और बेस्ट ओडीआई के बैट्समैन रोहित शर्मा। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, तो तरफ से बच्चे
उन्हें दिया गया है नाइटहुड फॉर हिज सर्विस टू द क्रिकेट। नेक्स्ट फीफा प्रेसिडेंट दैट इज द गियानी इन्फैंटिनो unveiled a new soccer tournament for the Southeast Asian nations at Association of Southeast Asian Nations Summit in Malaysia. India wins 2 gold at Badminton Asia Under 17 and Under 15 Championship. From Jalandhar has become the international masters in chess by securing the 4th position. बोल सकते हैं। Next. India's first indigenous anti-submarine vessel name है माहे was delivered to the Navy और ये बिल्ड की गई थी भाई कोचिन शिपयार्ड। Chinese scientists have developed a biometric underwater drone dubbed as the ghost jellyfish or underwater phantom, closely intimates a real jellyfish in shape. Then Vladimir Putin announces the successful test of the nuclear powered missile और उसका नेम है Hrubestis। साउथ कोरिया की तरफ से डिप्लॉय किए गए हैं मॉन्स्टर मिसाइल्स और मॉन्स्टर मिसाइल्स का नेम याद रखेंगे बच्चे, यूनमो 5 तरीके के मिसाइल्स हैं, आप बताएंगे क्रूज मिसाइल्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्लैग्स ऑफ द शौर्य दैट इज द रन फॉर इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी टू प्रोक्योर फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस दैट आर डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये प्रोड्यूस किए गए हैं बाय बीईएल दैट इज द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स अनवील भारत यात्रा कार्ड फॉर इजी एंड यूनिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट इन इंडिया। आरबीआई हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल हैकाथन और जिसकी जो थीम है दैट इज द इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू लेवरेज emerging technology to build the innovative, pure and user centric financial। फाइनली हमारे पास है बच्चे क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप सभी आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2000 द नियटसन टेम्पल आल्सो नोन एज द बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर इन लंदन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो हमारे पास ये स्वामी नारायण मंदिर है लंदन के अंदर वो रिकॉग्नाइज इसे किया गया था। ए बी सी और डी ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे।